देश और दुनिया की सारी खबरों के लिए आपके लिए मैं हर्षद दारिज लेकर आया हूँ द कंटेंट फैक्ट्री का न्यूज शो। विशाखापट्टनम में केमिकल प्लांट में गैस लीक होने से 2 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें आंध्र प्रदेश के मेडिकल कॉलेज का एक छात्र भी शामिल है। हादसा विशाखापट्टनम के वेंकटपुरम में हुआ, जहां एलजी पॉलीमर्स के प्लांट में तड़के 2:30 बजे गैस लीक हुई। पीवीसी यानी इसराइल गैस लीक हुई। यह गैस प्लास्टिक, फाइबर, रबर और पाइप बनाने में इस्तेमाल होती है। पुणे से केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर हादसों की एक्सपर्ट टीम भी यहां पहुंचेंगी और इसकी छानबीन करेंगी। वही इस हादसे के कारण 300 लोग अस्पताल में भर्ती है, 25 लोग वेंटिलेटर पे हैं और 15 बच्चों की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। भारत की सबसे बड़ी गवर्नमेंट बैंक एसबीआई ने ग्राहकों के लिए सभी तरह के लोन को सस्ता कर दिया है और दूसरी ओर डिपॉजिट की ब्याज दरें भी घटा दी है। कर्ज के ब्याज दरें अब 7.40% से घटकर 7.25% हो गई। एफडी पर ब्याज दरों में 0.20% की कटौती कर दी गई। कर्ज और एफडी की नई ब्याज दरें 10 और 12 मई से लागू हो जाएगी। 30 लाख की अवधि वाले 25 लाख रुपए के लोन पर ईएमआई में मासिक 255 रुपए की बचत होगी। मोदी सरकार पीओके के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए हुए है। पहले उन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान को खाली करने के लिए पाकिस्तान को धमकी दी थी। उसके बाद अब उन्होंने मौसम विभाग ने पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के लिए वेदर बुलेटिन देना जारी कर दिया है। यह काम तब किया गया जब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव के आदेश दिए। ऐसा पहली बार हुआ है कि पाक अधिकृत कश्मीर के इलाकों को वेदर बुलेटिन में शामिल किया गया है। एयर इंडिया ने यूके, अमेरिका और सिंगापुर से भारतीयों को लाने के लिए खाड़ी उड़ानों के लिए बुकिंगें शुरू कर दी है। इन 3 देशों के जो नागरिक भारत में फंसे हैं, अब वे भी उन देशों में जा सकेंगे। उनके लिए भी टिकट बुकिंग शुरू कर दी है। वंदे मिशन के पहले फेज में 12 देशों से भारतीयों को विमान के जरिए ला रहे हैं। पहले दिन में करीब 2000 लोगों को लाया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 2,65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वही 38,40,000 से ज्यादा लोग संक्रमित और 13,10,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा 75,000 मौतें अमेरिका में हुई है और वही संक्रमण का आंकड़ा यहाँ पर 12,65,000 से ज्यादा हो चुका है। स्पेन में अभी तक 26,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वही इटली में 30, ब्रिटेन में 30 और फ्रांस में 25,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत में भी मौत का आंकड़ा अब करीब 2000 के पास पहुंच चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू के फिर प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अयोग्य घोषित करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है और उन्हें सरकार बनाने की इजाजत दे दी है। इस याचिका में नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। नेतन्याहू लगातार अब 4थी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इससे पहले वे जून 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बन चुके थे। इराक के पूर्व खुफिया एजेंसी के प्रमुख मुस्तफा अली कादेम ने देश के अगले प्रधानमंत्री के पद पर शपथ ले ली है। इसके साथ ही 5 महीने से चल रहे राजनीतिक संकट अब इराक में खत्म हो चुका है। खुफिया मुस्तफा कादेम 2003 के बाद देश के 6वें प्रधानमंत्री बने हैं। इस समय इराक कोरोना वायरस के महामारी के चलते गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री पद का भार उन्होंने संभाला है, जब देश में तेल के राजस्व में भारी गिरावट आई है। अमेरिका दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने का आरोप चीन पर लगा रहा है। इसी बीच भारत ने अमेरिकी कंपनियों को चीन से निकालकर भारत में लाने की कोशिशें शुरू कर दी है। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि सरकार ने अप्रैल में 1000 से अधिक अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से संपर्क किया और उन्हें चीन से गतिविधियों को हटाकर भारत में लाने का ऑफर दिया। ये कंपनियां लगभग 550 से अधिक उत्पादक बनाती है, जिनमें मुख्य मेडिकल इक्विपमेंट, प्रोसेसिंग फूड, टेक्सटाइल, लेदर, ऑटो पार्ट कंपनियां हैं। अमेरिकी प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार ईरान के खिलाफ अपना कड़ा रुख अपनाया। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से रोकने वाले प्रस्ताव को अपने वीटो पावर द्वारा खारिज कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि मुझे इस प्रस्ताव में दुश्मनी के बावजूद ईरान के खिलाफ सैन्य बलों का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया गया था।
यह प्रस्ताव रिपब्लिकन पार्टी को बांटकर चुनाव में जीत हासिल करने के लिए डेमोक्रेट्स की रणनीति का हिस्सा था। उन्होंने कहा, यह एक अपमानजनक प्रस्ताव था। इसे डेमोक्रेट ने 3 नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए पेश किया था।